हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और बच्चों, समझ में आ रही है? रेगुलर आपको वीडियो देखनी है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम रासायनिक संयोग के नियम देख रहे थे, तो हमारे रासायनिक संयोग के नियम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अगला टॉपिक लूँगा अब, मोल अवधारणा यानी मोल कंसेप्ट। ये बेटा केमिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, यानी इसका रसायन विज्ञान में बहुत ही महत्व है। तो इसको बच्चों हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। मैं इसको बहुत ही सटीक भाषा में आपको समझाने जा रहा हूं। पहली बात आती है साहब, मोल अवधारणा की हमें क्या आवश्यकता पड़ रही है। मोल अवधारणा किससे रिलेटेड है? तो पहले मैं आपको इसकी प्रस्तावना बताता हूं कि बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उसमें किसी तत्व के परमाणु या अणु जो होते हैं वो एक निश्चित संख्या में दूसरे तत्व के परमाणुओं या अणुओं की निश्चित संख्या के साथ संयोग करते हैं। यानी हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी चुनौती यह है कि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु कह लें या अणुओं की निश्चित संख्या दूसरे तत्व के परमाणु या अणुओं की निश्चित संख्या के साथ संयोग करती है और नया उत्पाद बनता है। तो अब इस क्रिया में प्रयुक्त परमाणु या अणुओं की संख्या को जानना अति आवश्यक है। भाई, निश्चित संख्या में परमाणुओं के साथ संयोग होगा तो उनकी संख्याओं के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। अब अर्थात इन कणों को, चाहे वो कितने भी छोटे हों, गिनने के लिए एक विशिष्ट संख्या युक्त मात्रक की आवश्यकता होती है और इसी आवश्यकता के फलस्वरूप मोल अवधारणा विकसित हुई। आ रही है बात समझ में? अर्थात मैं कहूंगा बच्चों कि यौगिकों में उपस्थित तत्वों की, क्या कहेंगे हम, यौगिकों में उपस्थित तत्वों की हम तीनों ले सकते हैं, परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या। क्या कह रहा हूं बच्चों मैं? यौगिकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या, आ रही बात, ज्ञात करने के लिए, संख्या ज्ञात करने के लिए एक नई अवधारणा दी गई, एक नई अवधारणा दी गई जिसे हम मोल अवधारणा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोल अवधारणा। ठीक है, तो यौगिकों में नेक्स्ट बात हम कहेंगे, यौगिकों में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की, अणुओं की और आयनों की संख्या। क्या कह रहा हूं मैं? यौगिकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं, अणुओं और आयनों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है।
निश्चित होती है। आ रही है बात समझ बच्चों? ये क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है। जैसे या परमाणुओं के समूह को, जैसे या परमाणुओं के समूह या अणुओं के समूह या आयनों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। को मोल से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? मोल से व्यक्त करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब मैं कहूंगा एक मोल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक मोल में क्या कहें हम? एक मोल में परमाणुओं की संख्या या आयनों अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या वो जो होती है बच्चों, वो आवोगार्दो संख्या, किसके बराबर? आवोगार्दो संख्या। जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? Na से व्यक्त करते हैं। और इसका मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है, के बराबर होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? आराम से। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मोल पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कहें, अणुओं की संख्या कहें या आयनों की हम संख्या कहें, वो आवोगार्दो संख्या के बराबर होती है। और आवोगार्दो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर बच्चों? पहली महत्वपूर्ण जान। दूसरा, हम मोल को, ये और भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सर हम पदार्थ जो लेते हैं उनको तो हम ग्रामों में या किलोग्राम में मापते हैं। आम दैनिक दिनचर्या में हम देखें तो कोई भी पदार्थ, जैसे हमें आपकी दुकान से चीनी लानी है तो 500 ग्राम चीनी लानी है या 1 kg आपके चीनी लानी है, तो पदार्थ को तो हम सामान्य वे में ग्राम और किलोग्राम में नापते हैं। अब यहां हम रासायनिक तुला पर पदार्थों को जो मापेंगे वो ग्राम और किलोग्राम में, तो उसमें आपके परमाणु अणुओं की संख्या का हमें कैसे पता चलेगा? यानी ग्रामों की मात्रा को हम मोल में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये जानना अति आवश्यक है। तो मैं अगली बात कहूंगा कि किसी पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, मोल के लिए हम क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, किसी पदार्थ की हम क्या कहेंगे? ग्रामों में मात्रा, एवं उसके अणुभार का अनुपात, उसके अणुभार का अनुपात ही क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल। अर्थात मोल इजिकल टू जो होगा, मोल इजिकल टू मैं बात करता हूं, या मोलों की संख्या कह दें, एक ही बात है। आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, किससे? पदार्थ की ग्रामों की मात्रा से। तो अब फॉर्मूला निकलेगा, पदार्थ की ग्रामों में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार।
पदार्थ का अनुभार। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, इससे हम आपके आगे। इसके अनुसार मैं बात करता हूं तो परमाणुओं की संख्या हम जो ज्ञात करते हैं, परमाणु कह दें, अणु कह दें या आयन की संख्या जो हम ज्ञात करते हैं, वो कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? मोलों की संख्या मोलों की संख्या इनटू Na। Na क्या है बच्चों? आवोगाड्रो संख्या, ठीक है, जिसका मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, क्लियर? तो अब इसके अनुसार मुझे मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या, तो अब क्या रिलेशन होगा? परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? Na, यानी आवोगाड्रो संख्या। क्लियर बच्चों? यदि हमें पदार्थ की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करनी है, पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, पदार्थ के ग्राम, तो क्या होगा? मोल इनटू क्या हो जाएगा? अनुभार। मोल इनटू अनुभार, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ याद रखने हैं। इनके आधार पर अब हम कोई भी पदार्थ है उसमें मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ग्रामों में मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, उसमें उपस्थित परमाणु, अणु और आयनों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यकता अनुसार पदार्थ की ग्रामों में मात्रा है या परमाणुओं की संख्या है या अणुओं की संख्या है, वो मोल अवधारणा के आधार पर आसानी से ज्ञात की जा सकती है। मोल अवधारणा में मोल जो है वो ऐसा ही मात्रक है। कैसा मात्रक है बच्चों? ऐसा ही मात्रक, ठीक है। और हमें एक जानकारी मिली है, कोई भी एक मोल पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो, उसमें परमाणु, अणु और आयनों की संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी? Na, यानी 6.023 10 की पावर 23 के बराबर, ठीक है। एक तरह से ये बात ऐसे होगी बच्चों, आपसे कहा जाए कि 1 दर्जन केला हैं, तो केलों की संख्या आप तुरंत बता दोगे कितनी होगी? 12 होगी या नहीं? पदार्थ कोई भी हो, आपसे कहा जाए 1 दर्जन केला, 1 दर्जन सेब, 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन किताब, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सब में संख्या कितनी होगी? 12। 1 दर्जन केला हो, 1 दर्जन सेब हो, 1 दर्जन पेन हो या 1 दर्जन आपके किताब हो, सब में उनकी संख्या जो होगी वो 12 होगी। ऐसे ही एक मोल पदार्थ है आपका, चाहे पदार्थ कोई सा भी हो, उसमें परमाणु, आयनों और अणुओं की संख्या जो हम मानते हैं वो कितनी होगी? आवोगाड्रो संख्या के बराबर। आवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर बच्चों? तो इसके आधार पर हम आपके मोल कंसेप्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चनों को सॉल्व
कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इसको एक सरल तरीके से मैं और आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखिए बच्चों, हम जो मोल, परमाणुओं की संख्या, पदार्थ का ग्रामों में भार या किलोग्राम में भार, इस तरह का आपस में एक रिलेशन को एक चार्ट नुमा मैं आपको समझा रहा हूं। यानी अभी हमने जो फॉर्मूला देखे थे उसके आधार पर हम इनको एक दूसरे में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चों, हमारे पास मोलों की संख्या का मान दे रखा है और मोलों की संख्या से वो हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करवाए। यहां पर लिख लेता हूं मैं परमाणुओं की संख्या। यहां पर क्या लिख लेते हैं हम? परमाणुओं की संख्या। आ रही है बच्चों समझ में? तो पदार्थ की, सॉरी, मोलों की संख्या, यानी पदार्थ की मोलों की संख्या से हम परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? अभी बताया मैंने। एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो हम क्या करेंगे? आवोगाड्रो संख्या यानी Na से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बात ध्यान रहेगी, बहुत सिंपल है। सर उल्टा करवा ले हमसे, हमें परमाणुओं की संख्या दे रखी हो और परमाणुओं की संख्या से मोलों की संख्या ज्ञात करवाए, तो अब क्या करोगे? वेरी सिंपल, यानी Na का हम भाग देंगे। Na का भाग देंगे हम किसमें? परमाणुओं की संख्या में। क्लियर बच्चों? अब क्या होता है, नेक्स्ट हम देखें कि मोलों की संख्या से हमें पदार्थ की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करनी हो। पदार्थ की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करनी हो। बात आ रही है नहीं समझ में? यानी आपको मोलों की संख्या दे रखी है और आपसे कहे उस पदार्थ की ग्रामों में मात्रा ज्ञात कीजिए। पदार्थ की ग्रामों में मात्रा ज्ञात। तो अब क्या करेंगे हम? अनुभार से गुणा कर देंगे। कंफ्यूज मत होना, क्या करेंगे? अनुभार से गुणा। और यदि पदार्थ की ग्रामों में मात्रा दे रखी है और हमसे क्या पूछा जाए? मोलों की संख्या, तो ऐसी स्थिति में हम उस पदार्थ के अनुभार से भाग लगा देंगे। अनुभार से क्या लगा देंगे? भाग। आ रही है बात समझ? यदि हमें पदार्थ की ग्रामों में मात्रा न देकर वो किस में दे दे? यदि पदार्थ की ग्रामों में मात्रा न देकर पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में दे, किस में दे? किलोग्राम में। तो अब बच्चों ध्यान रखना, पदार्थ की किलोग्राम में मात्रा से हम डायरेक्ट मोलों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना होगा? इस किलोग्राम को, सॉरी, इस किलोग्राम को किस में बदलना होगा? ग्रामों में। किलोग्राम को किस में बदलेंगे? ग्रामों में। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए, तो 1 किलोग्राम में कितनी ग्राम होती हैं? 1 किलो में कितनी ग्राम होती हैं? 1000। तो हम इसको 1000 से गुणा करेंगे। आ रही है बात समझ में? वो पदार्थ की मोलों की संख्या देकर और मात्रा को किलोग्राम में पूछ ले तो हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। पहले पदार्थ की मात्रा को ग्राम में ज्ञात करेंगे और ग्राम को किस में बदलेंगे? किलोग्राम में। कैसे? अब 1000 से हम उसमें भाग लगा देंगे। 1000 का हम क्या लगाएंगे? उसमें भाग लगा देंगे। तो पदार्थ की मात्रा किस में आ जाएगी? आपके किलोग्राम। ठीक है? तो इन स्टेप में, इसी क्रम में हमको चलना है।
यदि पदार्थ की ग्रामों में मात्रा दे रखी है तो हम डायरेक्ट परमाणुओं की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। पहले हम ग्रामों की मात्रा को किस में बदलेंगे? मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या से हम क्या प्राप्त करेंगे? परमाणुओं की संख्या। यदि पदार्थ की किलोग्राम में मात्रा दे रखी है और किलोग्राम में मात्रा देकर वो क्या पूछता है? परमाणुओं की संख्या, तो आप डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे ज्ञात करेंगे? मात्रा को, किलोग्राम को पहले ग्राम में बदलेंगे, ग्राम में मात्रा से मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, और मोलों की संख्या से फिर परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। क्लियर बच्चों? कई बार वो क्वेश्चन और भी घुमा दे, यानी पदार्थ की मात्रा वो आपके न देकर और हमें घनत्व दे रखा हो। क्या दे रखा हो? घनत्व। तो घनत्व D इजिकल टू होता है बच्चों m अपॉन v। m क्या है? द्रव्यमान। v क्या है? आयतन। तो ऐसी स्थिति में जब घनत्व दे रखा हो तो हम आपके द्रव्यमान यानी m ज्ञात कर लेते हैं। m इजिकल टू क्या होगा? D इंटू बी, यानी घनत्व को आयतन से गुना करके हम उसका द्रव्यमान प्राप्त कर लेंगे, और द्रव्यमान यदि ग्रामों में है तो ग्रामों से मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और यदि द्रव्यमान किलोग्राम में आ रहा है तो पहले उसको ग्राम में परिवर्तित कर लेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये चीज अपन को अच्छे से ध्यान से समझनी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न करके देखेंगे, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर आप पहले इनको अच्छे से याद करें, और ये जब आप याद कर लेंगे तो हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आ रही है बच्चों बात समझ में? ठीक है, तो बेटा मोल अवधारणा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको, मोल अवधारणा का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मोल कंसेप्ट हम बात कर लेते हैं। मोल अवधारणा का महत्व, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मोल कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु और अणुओं की संख्या जो होती है वो आवोगार्दो संख्या यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है, जो आपके एक मोलर द्रव्यमान को व्यक्त। क्लियर बच्चों? सेकंड, आवोगार्दो नियम की आधुनिक परिभाषा मूल अवधारणा से यह बनती है कि नियत ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन, नियत ताप एवं दाब पर किसी गैस का आयतन मोल की संख्या या उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। यहां पर हम n गैस के मोलों की संख्या के रूप में। नेक्स्ट हम कहेंगे पदार्थ के एक कण का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ के एक कण का वास्तविक एब्सोल्यूट एकदम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। एक परमाणु या एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो पदार्थ का ग्राम परमाणु भार या ग्राम मोलर द्रव्यमान अपॉन Na यानी आवोगार्दो संख्या, यानी 6.023 इंटू 10 की घात आपके 23 से निकाल सकते हैं। गैस के एक अणु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, गैस के एक अणु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं मोल अवधारणा का। कैसे? कि गैस के एक कण का आयतन हम निकालें, गैस के एक कण का आयतन हम ज्ञात करें, तो 1 लीटर गैस का आयतन होता है इजिकल टू 22.4 अपॉन 623 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो इसके आधार पर मानक ताप दाब पर
हम गैस के एक अणु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो यानी मोल अवधारणा जो है वो आपके रासायनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड प्रश्नों की बात करेंगे। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। पहले आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बहुत आसान होंगे, आसानी से आप कर देंगे। ठीक है, कुछ बुक्स में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ अदर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक्स।